everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharma Buzz. Now let us discuss with a new topic of BCS classification. आज हम बात करेंगे BCS classification के बारे में and इसका रोल क्या है फार्मास्यूटिकल में. ठीक है, तो बात करते हैं BCS. BCS क्या होती है? हमारी बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें हम क्या करते हैं? ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी. ठीक है, 1995 में एमिडॉन और कोवर्कर ने ये एक कंसेप्ट लिया था ड्रग को क्लासिफाई करने के लिए. ठीक है, बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक एक कंसेप्ट देती है, एक टूल्स प्रोवाइड करती है. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म का डिजाइन और उसका सिलेक्शन कैसे करना है, ये इससे हमें बीसीएस हमें हेल्पफुल करती है. ठीक है, मेनली हम इसको ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी. ठीक है, मेनली क्या होता है कि किसी भी डोसेज फॉर्म को तैयार करने में डिफरेंट स्टडीज की जाती है. वेदर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं या फिर पोस्ट क्लिनिकल करते हैं. तो डोसेज फॉर्म को तैयार करने से पहले जो अर्ली स्टेज में हम स्टडीज करते हैं, दैट विल बी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. तो उन स्टडीज के दौरान में अगर हम उस पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी या फिर परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं, तो वो एक हेल्पफुल देती है हमें पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को तैयार करने में कि वेदर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म के लिए या नहीं है. ठीक है, दिस बीसीएस क्लासिफिकेशन गिव एन आइडिया अबाउट दैट. ठीक है, तो हम इसमें ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस में? सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी. ठीक है, कोई भी ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो सॉल्युबिलिटी मींस कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस की जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है. मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो रही है सॉल्वेंट में अंडर अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. और परमेबिलिटी क्या होती है कि परमेबिलिटी मींस कोई भी ड्रग सब्सटेंस हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करती है. ठीक है, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर देती है. तो दिस इज नोन एज परमेबिलिटी. हम जानते हैं कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई रहती है. ठीक है, तो हमें ड्रग क्या चाहिए? लिपोफिलिक इन नेचर चाहिए कि वो इजिली उस बैरियर को क्रॉस कर सके. ठीक है, तो चलिए क्लासिफाई शुरू करते हैं. मेनली ये 4 क्लासेस में डिवाइड होती है. ठीक है, ड्रग की क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस में होती है. ठीक है, फर्स्ट क्लास को देखेंगे हम. तो इसमें क्या होती है? ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, हाई सॉल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी भी होती है. मींस जो ड्रग सब्सटेंस है वो इजिली डिसॉल्व हो पा रहा है. ठीक है, उसमें कोई फैक्टर या कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, परमेबिलिटी मींस वो इजिली जो ड्रग सब्सटेंस है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है उससे. ठीक है, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है. ठीक है, डिसोल्यूशन अच्छा है, तो उसकी जो बायोएबिलिटी है उस ड्रग सब्सटेंस की वो अच्छी है. मींस वो सुटेबल है किसी भी डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए. और इसका जो आईवीआईवीसी मींस इन विट्रो इन विवो जो रिलेशन है दैट विल बी अ एक्सेप्टेबल, गुड रहेगा, क्योंकि इनकी दोनों जो प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी वो हाई है. ठीक है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं मीटोप्रोलोल और प्रोपेनोलोल. दीज आर आर बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, जो क्लास फर्स्ट की जो ड्रग है इसका जो आइडियल रूट है वो ओरल लेते हैं हम इसमें. मेनली जो मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं इसको हम ओरली प्रेफर करते हैं. ठीक है, और जनरली 5 से 10% ऑफ द ड्रग हमारी मार्केटेड में अवेलेबल रहती हैं क्लास 1 की जो ड्रग होती है. ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 2 की. तो क्लास 2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग सब्सटेंस की वो बहुत लो होती है. मींस जो ड्रग है वो इजिली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. ठीक है, परमेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, परमेबिलिटी में कोई चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है. मींस वो इजिली पेनिट्रेट कर पा रही है. तो मींस जो डिसोल्यूशन है वो हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर बना. ठीक है, जो क्या करेगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, उस सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। किसकी वजह से? बाय यूजिंग द सॉल्युबिलिटी एनहांसर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एनहांसर क्या करेगा, उस ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट या फिर बेंजोइक क्लोराइड। ठीक है, या फिर हम दूसरी चीज कर सकते हैं कि ड्रग सब्सटेंस का हम पार्टिकल साइज डिक्रीज कर देंगे। पार्टिकल साइज अगर कम होगा, ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी हमारी ड्रग सब्सटेंस की। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी है कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर, डिसोल्यूशन फैक्टर है वो रेट लिमिटिंग है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है हमारी ड्रग सब्सटेंस की वो कम है। और जो हमारा रिलेशन आएगा इन विट्रो इन विवो के बीच में, वो हाई डोज के डालने पर आएगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल है हमारे नेफेडिपिन और नेपरोक्सन। नेफेडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, क्लास 3 की और जो क्लास 2 में भी जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, मेनली 60 से 70% ऑफ द ड्रग्स दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेड प्रिपरेशंस। ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 3 की। तो इसमें ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी तो अच्छी है, मींस वो इजीली डिसॉल्व हो जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर मीडिया, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। तो हम क्या करेंगे, परमेबिलिटी एनहांसर का यूज करेंगे, जैसे कि ईडीडीए और साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ईडीडीए को जब हम उस ड्रग सब्सटेंस में उस डोसेज फॉर्म में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, उसकी परमेबिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, वो इजीली क्रॉस कर देगा उस बैरियर के थ्रू। ठीक है, तो इसमें परमेबिलिटी क्या हो गया, हमारा एक रेट लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, डिसोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई भी रिलेशन दिखने को नहीं मिलेगा, इन विट्रो इन विवो रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमेंटेडिन और मेटफॉर्मिन। सिमेंटेडिन हमारा एंटासिड है और मेटफॉर्मिन हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, बात करेंगे क्लास 4 की। तो जो और क्लास 3 में जो मार्केटेड में जो ड्रग अवेलेबल होती है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 5 to 10%। ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 4 की। तो जो क्लास 4 की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत लो है, परमेबिलिटी भी हमारी बहुत लो है, मींस ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व भी नहीं हो पा रहा है और ना ही वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो पा रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों चीज को लेंगे, सॉल्युबिलिटी एनहांसर क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा ड्रग सब्सटेंस की, एज वेल एज परमेबिलिटी एनहांसर भी लेंगे कि वो परमेबिलिटी बढ़ा देगा। तो सॉल्युबिलिटी एनहांसर लेंगे सोडियम स्टेरेट बेंजोइक क्लोराइड, और परमेबिलिटी एनहांसर लेंगे एडीडीए या फिर साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या होगा, डोसेज फॉर्म तैयार होगा। तो इसमें रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एज वेल एज इसका डिसोल्यूशन। ओके, तो एग्जांपल आ गया हमारे टैक्सोल और क्लोथायोजाइड। ठीक है, इसमें जनरली 10 से 20% ऑफ द ड्रग्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मार्केट में 10 से 20% के बीच में रहता है। ठीक है, तो हम इसमें जनरली बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी की। ठीक है, तो कोई भी ड्रग सब्सटेंस हाईली सॉल्युबल कब होगा, अगर उसकी जो क्लिनिकल डोज है, ठीक है, जो उसकी क्लिनिकल डोज है, डोज स्ट्रेंथ है, वो हमारी 250 ml एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, 250 ml ऑफ एक्वस में डिसॉल्व हो जाने चाहिए उसकी क्लिनिकल डोज। ठीक है, और कितना पीएच रेंज होना चाहिए, 1 से 7.5 के बीच में, और टेम्परेचर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे पैरासिटामोल 500 mg, तो ये जो 500 mg जो उसकी क्लिनिकल डोज है, वो हमारी 250 ml ऑफ एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जानी चाहिए विद अ पीएच रेंज ऑफ 1 to 7.5 एट अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, और हाईली परमेबल कब होगा कोई भी ड्रग सब्सटेंस, कि अगर कोई भी डोज हमने एडमिनिस्टर करी, ठीक है, उसे ली, तो उसका जो 90% है ड्रग सब्सटेंस का, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। 90 या 90 से ज्यादा हो सकता है, 90 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी एटलीस्ट जो लिमिट है वो 90% तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी हम उस ड्रग को हाईली परमेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीसीएस
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। अब बात करते हैं इनकी सिग्निफिकेंस, इसका रोल क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी ड्रग सब्सटेंस की डोसेज फॉर्म को हमें सिलेक्ट करना है कि किस रूट से हम देते हैं, ठीक है, वेदर इट इज आईवी के थ्रू देते हैं या फिर ओरली देते हैं, ठीक है, तो ये बीसीएस क्या करती है, एक आइडिया दे देती है कि दैट मच डोसेज फॉर्म इज प्रिपेयर फॉर ओरल रूट एंड दैट इज प्रिपेयर फॉर द पैरेंटल या फिर आईवी के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मुलेटर इजिली डिसाइड द ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी टू गेट द ऑप्टिमम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेकंड बात करेंगे तो ये क्या होता है, दीज गिव एन आइडिया अबाउट द टेस्टिंग वेदर इट इज प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल, ठीक है, दोनों टेस्टिंग की जाती है, प्री या फिर पोस्ट, उसके बीच में भी ये आइडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है और दूसरा ये टाइम को सेव करके रखता है, मतलब बहुत लेस टाइम में भी हम किसी पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीसीएस, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।